हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि वेवे बेचारी तो इसे सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पे आई थी कि लिहाओ मुझे देख के कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो तो उल्टा अपसेट ही दिख रहा होता है और साथ ही साथ इसे ये भी कहने लगा था कि अगर तुमने यहाँ पे आना था तो कम अज़ कम मुझे पहले ही कॉल करके बता देती। देखो, मुझे ऑफिस से हाफ छुट्टी लेके ही तुम्हें लेने के लिए आना पड़ गया। अब फिर से मुझे वापस ऑफिस जाना है। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया ना। इसे अब घर पे ही रहने का कह के फिर से ऑफिस चला जाता है। ये बेचारी पीछे से अपसेट। अब बाद में काफ़ी लेट हो चुकी थी, ये तो घर वापस आया ही नहीं था, इसलिए इसे उसकी टेंशन होने लगती है। अब यहाँ पे उसके स्टफ़ में से ना ये तो अपने अपार्टमेंट का कोई लोन वगैरह के कागजात देखती है। अब फिर से समझ नहीं आ रही होती, उसे कॉल्स करती है। वो जब पिक नहीं करता तो उसकी लोकेशन वगैरह को ट्रेस करके जब उससे लेने के लिए जाती है ना, वो साहब तो क्लब में मेज़ी के साथ मस्ती करने में बिज़ी। अब ये यही समझ रही थी कि शायद ये मुझे चीट कर रहा है। बेचारी अपसेट होती हुई फिर घर वापस से आ जाती है एंड देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। बाद में कैफ़े को कॉल्स करती है, लेकिन उसे असल वजह नहीं बताती कि वो आज क्यों दुखी है। खैर, फिर बाद में उसने कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दी थी। अब कैफ़े यहाँ पे हैरान कि इसे अचानक क्या हो गया था। जाहिर सी बात है, उसे तो अपनी फ्रेंड की चिंता होने लगती है ना। ये साहब तो अगले दिन ही घर पहुंचे थे और उसे इस हालत में देख के हैरान कि तुम्हें क्या हुआ। ये तो यहाँ पे उसे दूर होके ही बैठती है, उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो यही बेहतर होगा। अब साथ साथ उसे ये भी बता देती है कि कल मैं तुम्हें लेने के लिए आई थी, बट तुम तो क्लब में फिर अपनी मैडम मेजे के साथ ही बिजी थे और तुम मुझे देख भी नहीं पाए। और साथ साथ इससे ना अपने घर के कागजात को लेके ही बात करने लगती है कि अब से तुम इतने तो इंडिपेंडेंट हो गए हो ना कि अपने प्लान्स खुद ही बनाने लग गए हो, इवन कि मुझसे शेयर तक नहीं करते हो। बस वही बात आ गई ना कि मैं तो अब तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल हूँ ही नहीं। बल्कि यहाँ पे इसे तो यही लग रहा था कि जैसे कि ये मेज़ी के साथ ना रिलेशनशिप में है और इसने ये बात मुझसे छुपा के रखी है। वो तो इससे ब्रेकअप कर लेती है, इवन कि यहाँ पे अपनी रिंग भी उतार के इसने इसे वापस ही कर दी थी कि तुम अब ऑफिशियली अपना रिलेशनशिप मेज़ी के साथ ना अनाउंस कर सकते हो। वैसे भी मैं अब तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। ये कहती हुई वहाँ से चलती बनती है। ये उसे रोकने की कोशिश करता है, ये भी कहने लगा था कि देखो, तुम जैसा समझ रही हो ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर ये नहीं मानने वाली थी। अब खैर, वो तो वहाँ से जा ही चुकी होती है। अब बाद में कॉल करके इसने कैफ़े को सारी बात का बता दिया था कि मैंने लिहा उसे ब्रेकअप कर लिया और उसका रीज़न क्या था वो भी बता देती है। अब यहीं पे ही केहुआन भी खड़ा था, उसने सारी बात सुन ली थी। वेल, ये तो अब यहाँ पे कैफ़े को ना खुद को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आने का ही बोल रही थी, बट यहाँ पे वो फिर केहुआन को कह देती है, सो क्या तुम जाओगे या फिर मैं जाऊँ। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये तो वेवी को लेने के लिए वहाँ पे पहुँच आया था। अब गाड़ी में जैसे ही बैठती है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे इससे यही कहने लगी थी कि देखो, मैं लिहाओ से कितना लव करती थी, तुम्हें भी इग्नोर करती रही, तुम्हारे प्रपोजल का मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया और देखो वो कैसा निकला। और वो तो अपनी बॉस के साथ ही मस्तियाँ करने में बिजी है, इवन कि उसने मुझे कोई भाव तक नहीं दिया। मेरे जाने से मैंने सोचा था कि शायद वो खुश हो जाएगा, हमारे बीच जो भी दूरियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो तो बहुत ही अपसेट हो गया था। क्या मैं ऐसा चाहती थी? अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस वो खुद ही लेने लगा है। मैं तो उसकी लाइफ में अब कहीं भी नहीं हूँ। ये सब इससे कहते हुए ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये हुआन को भी उसके लिए बुरा लग रहा था, वो यहाँ पे उसे तसल्ली देने लगता है। खैर, जो भी था, अब लिहाओ इसकी साइड पे होता या ना, लेकिन ये तो था ना, ये उसका बहुत ही ख्याल रखता है। अब यहाँ पे इसे आकर के यही कहने लगा था कि देखो, तुम्हें टेंशन लेने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसे घर ड्रॉप करने के लिए ये आ गया था। यहाँ पे ये भी ओके कहती, फिर वहाँ से चली जाती है। आजकल लिहाओ तो फिर वेवे को लेके ना बहुत ही अपसेट रहा करता था। खैर, ये बात मेस ने नोट कर ली थी। उसके पूछने पे ये उसे बता देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ना यहाँ पे आई थी और उसके बीच मेरे और आपके रिलेशनशिप को लेके ना मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो चुकी है। वह बाकी और तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मेज़ी ना उसे इसके रिलेशनशिप को फिर आगे चलाने के लिए कुछ आइडियाज़ देने लगी थी और यहाँ पे मेज़ी उसे ये भी कहती है कि अभी फ़िलहाल तुम वेवे से ना कोई भी राब्ता ना रखो ना, यही सही होगा। उसे काम डाउन होने के लिए कुछ वक्त दो। ये भी फिर उसकी बात मान लेता है कि ठीक है। वेवे घर पे कैफ़े को ही लेके आई थी। उसने यहाँ पे अपना सारा स्टाफ उठाना ही बेहतर समझा था कि अब मुझे लिहाओ के साथ रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तो उसने कैफ़े के साथ रहने का ही डिसाइड कर लिया था और ये बात अभी फ़िलहाल के लिए उसने लिहाओ को बताई ही नहीं होती। खैर, इतने दिन हो गए थे, उसने भी कौन सी इसे कॉल की थी।
वेल ली को कोई इसकी चिंता हो ना हो बट केहुआन को थी ना। वो इसे बहुत सारी कॉल्स करता है बट ये पिक ही नहीं कर पाती। एक्चुअली में ये खुद को काम करने के लिए बहुत ही पीसफुल जगह पे आई थी, इसलिए उसकी कॉल्स का इसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेवे जीजुआन को पूछने के लिए हॉस्पिटल ही पहुंच आई थी। वेल उससे एक्सक्यूज़ भी कर लेती है कि आपने हमारी वेडिंग सेरेमनी के लिए ना बहुत सारा खर्चा किया था ना, उसकी भरपाई करने को मैं तैयार हूँ। वैसे भी अब लिहाओ और मैंने ना ब्रेकअप कर लिया है, हो सकता है कि हमारी अब शादी कभी हो ही ना। ये सुन के अब यहाँ पे ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि इसका मतलब इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है ना, तो अब केहुआन और इसके चांसेस तो बनते ही हैं। अब जाहिर है उसे तो अपनी ही टेंशन होने लगती है। माहिर केहुआन जो कि जी जुआन को ही देखने के लिए आया था, उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। खैर अंदर नहीं जाता, बाहर ही खड़ा रहता है। अब फिर बाहर आके बेबी की इससे मुलाकात हो ही चुकी होती है। वो अब यहाँ पे इसे थैंक्स कहने लगी थी कि तुमने आज तक मेरा बहुत ही साथ दिया है। खैर जो कुछ भी हुआ था ना, इसने अभी तक उससे फ्रेंडशिप कायम रखने का फ़ैसला कर लिया था। वो इससे कहता भी है कि क्या इससे बढ़कर तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकती हो, तो ये उसे नो कह देती है कि नहीं, हम बस फ्रेंड्स ही हैं। और ये कहती हुई फिर वहाँ से चली जाती है। इधर हमें जी जुआन को फिर बाद में डायरेक्टर के पास से बैठे दिखाया जाता है। ये साहिबा तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी, जानती थी कि अभी तक इसका और के हुआन का रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी ना इसे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफ़र करती हैं, जो कि ऑब्वियसली सी बात है इसने एक्सेप्ट कर ही ली थी कि चलो कम से कम इस तरह मैं के हुआन के क्लोज तो रह पाऊंगी ना। आज ऑफिस में वेवे तो बहुत ही प्रीटी बन के आई थी। सारे इसे हैरान होकर देखने लगते हैं, स्पेशली कैफ़े तो इसकी बहुत सारी तारीफ़ें करती हैं। वो कभी भी इतना ड्रेसअप होकर यहाँ पे नहीं आई थी, इसलिए सबका हैरान होना तो बनता ही था। वेवे ने भी डिसाइड कर लिया था कि बहुत हो गया लिहाओ के प्लान्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने का, अब तो मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। इधर कैफ़े मैडम जितना भी डेविड को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है ना, वो बिल्कुल नहीं होता, इससे बल्कि दूर ही भागता है। आज तो कंपनी में जी जुआन ने आके सबको शॉक ही कर दिया था। वो भी इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करने वाली थी। अब केहुआन को पता चल जाता है कि इसने ना उसकी कंपनी में एज अ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली है। खैर वो तो कुछ भी नहीं कहता, इसने इन लोगों को मिस्टर वांग वाले प्रोजेक्ट को ना हैंडल करने के लिए 2 मंथ का ही टाइम दिया था कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना जल्दी हो सके मना लो। ये अब फिर उस प्रोजेक्ट को लेकर डबल मेहनत करने लगता है। अब यहाँ पे जीजुआनी से मिलने के लिए आती है। इसने तो उसे कह दिया था कि देखो अपने पर्सनल मैटर्स को और बिजनेस को ना साइड पे ही रख के करना, ये ना हो कि बाद में फिर तुम्हें पछताना पड़ जाए। वेल वो भी कह देती है कि ठीक है ऐसे ही करूँगी। कि हुआन को तो सारी बात की समझ आ चुकी थी कि मेरे क्लोज आने के लिए ही ना इसने ये सब किया है, वरना ये कभी भी यहाँ पे जॉब करती ही ना। कैफ़े को अगले दिन पता चलता है कि आज तो डेविड यहाँ पे आया ही नहीं। वो उसे देखने के लिए उसके अपार्टमेंट जाती है। जब वो इतनी देर के बाद भी डोर नहीं खोलता ना, तो ये सिक्योरिटी गार्ड को लेके फिर उसके अपार्टमेंट के अंदर ही चली आई थी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसे तो उसे लेके ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अब यहाँ पे वेवे को भी इसने बुला ही लिया था। वो फिर डेविड के लिए खाना ही बनाने लगी थी और साथ ही साथ इसे उसके लिए इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद देख के ना यही कहने लगती है कि कहीं तुम्हें सचमुच में डेविड से लव तो नहीं हो गया। वो कहाँ मानने वाली थी। अब यहाँ पे कैफ़े उससे यही कहती है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं उसका ख्याल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमें फ़िलहाल के लिए तो उससे कोई काम ही है ना। अब मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही कर रही हूँ और कोई बात नहीं है। अब डेविड पे की मेहनत तो फिर काम आ ही जाती है। वो अगले दिन ऑफिस पहुँच जाया था कि मैं आप लोगों को अंकल वांग से मिलाने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि ये लोग अंकल वांग से मिलने के लिए पहुँच आए होते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना एक शर्त पे ही माने थे कि आप लोगों को डेविड को भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना होगा। अब ये भी फौरन से मान ही जाते हैं, उन्हें क्या ही कहते। लेकिन यहाँ पे डेविड जरा भी खुश नहीं लग रहा होता। उसे तो अपनी टेंशन ही खाई जा रही थी कि मुझे यहाँ पे काम करना पड़ जाएगा। वेल अब एक ही रास्ता था। वो इन्हें यही कहता है कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ काम करूं, तो उसके लिए लिहाओ से मिन्नतें करूं कि वो कंपनी वापस आ जाए। इससे मेरा कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। वेल वो तो यहाँ पे ना वेवे की बहुत सारी रिक्वेस्टें करता है कि प्लीज़ लिहाओ से ना कॉल पे बात करके ना उसे कंपनी वापस आने के लिए कहो। इसे पता था कि उसका और इसका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कर रहा था। वेवे तो डेविड को साफ मना कर देती है कि तुम चाहे जो कर लो, मैं लिहाओ को कभी भी कॉल ना करूं। एंड देन फिर इसे लिहाओ की कॉल आ भी जाती है, जो कि ये पिक ही नहीं करती। अब बाद में हमें दिखाया जाता है कि लिहाओ तो वापस आ ही चुका था, इसलिए अपने आने का बताने के लिए ही ना वो वेवे को कॉल्स कर रहा था, जो कि ऑब्वियसली सी बात है, उसने काम पिक करनी थी। एंड देन इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।